हेलो मेरे प्यारे साथियों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स का क्लास हम लोग अभी पीछे 4 गो क्लास किए हैं। आज हम लोगों का अगला क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग अपने पिछले क्लासों में फिजिक्स का पार्ट 1 जो पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, इस चैप्टर का हम लोग बेसिक से हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं और जितना भी डेरिवेशन आ रहा है उसका डेरिवेशन भी हम लोग करते चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हर क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आज का भी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के क्लास की ओर चलते हैं। तो साथियों, आज का हम लोगों का क्लास का जो टॉपिक है वो स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। क्या हम लोगों को करना है? स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम अपने पिछले क्लास के लास्ट में बताए थे कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत बल हम लोगों का जो होता है वो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है स्थिर वैद्युत बल। और दो पिंडों के बीच लगने वाला, जिसमें द्रव्यमान हो, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल को हम लिख सकते हैं एफ ई। स्थिर वैद्युत बल बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पीछे जो क्लास किए हैं उसमें पढ़े हुए हैं कि कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच बल कैसे ज्ञात करते हैं, उसी को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यानी कि हम लोग का स्थिर वैद्युत बल एफ ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर होता है। ये हम लोगों का है स्थिर वैद्युत बल। हम लोग इसको पिछले क्लास में पढ़े हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये हमारा क्या है? स्थिर वैद्युत बल है। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल को हम एफ जी से दर्शा दें। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है जी m1 m2 और बटे में R का स्क्वायर। यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब देखिए इसको हम अगर समीकरण 2 से दर्शा दें तो ऐसे लिखेंगे एफ जी बराबर जी m1 m2 और बटा में R का स्क्वायर। ये हम लोगों का है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। एक स्थिर वैद्युत बल है और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है। हम लोगों को इसकी तुलना करना है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 हो गया, दूसरा बिंदु आवेश Q2 हो गया। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है स्थिर वैद्युत बल, एफ आई इसको बोलते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं सॉरी स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब देखिए इसके बीच की दूरी तो होता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर हम मान लें कि r है तो हम लोगों ने क्या लिखा, स्थिर वैद्युत बल एफ आई जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। R क्या है? इस दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। इस दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। एफ आई क्या है इसमें? तो इस दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है और ये अनुक्रमानुपातिक नियतांक k का मान होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। ये जो हम लोग अभी पढ़े ये स्थिर वैद्युत बल के लिए है। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल है। इसमें क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल लगता है और दो पिंड लेंगे अगर हम, एक पिंड ये हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया। मान लीजिए कि एक पिंड का द्रव्यमान आपका m1 हो जाएगा
और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 हो जाएगा। तब इनके बीच जो बल लगता है, इस दोनों पिंडों के बीच जो बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, Fg। दोनों पिंडों के बीच जो बल कार्य करता है इसको गुरुत्वाकर्षण बल Fg कहते हैं हम। इसमें क्या होता है हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें जो होता है लगता है हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यही है। तो देखिए अंतर क्या है, क्या अंतर है कि ये जो स्थिर वैद्युत बल है वो दो बिंदु आवेशों के बीच लग रहा है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दो पिंडों के बीच लग रहा है जिनका द्रव्यमान अलग अलग दे रखा है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। तो जो स्थिर वैद्युत बल होता है इसमें क्या होता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण, इसमें क्या हो सकता है जी, इसमें आकर्षण बल भी हो सकता है और आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये दोनों बल हो सकता है। प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ये स्थिर वैद्युत बल क्या हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल आकर्षण बल होता है। क्या होता है ये केवल आपका बल जो होता है वो होता है आकर्षण बल। ये आपका केवल आकर्षण बल होता है, केवल आकर्षण, सदैव आकर्षण बल होता है। ये हम लोग का स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है, दोनों प्रकृति का बल लग सकता है उसमें। जबकि हमारा जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ये जो होता है सदैव आकर्षण बल, ये सदैव आकर्षण बल होता है, इसको हम आकर्षण बल कहेंगे। सदैव ये आकर्षण बल है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। अब हम लोग चलते हैं इसकी तुलना करते हुए कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता क्या होता है। देखिए स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानता, तो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में दो समानताएं आप लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है, यानी कि दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये दोनों बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल भी, यानी कि ये जो है Fi है, ये स्थिर वैद्युत बल जो है, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल यानी कि, और एक जो है Fg है, एक जो बल है वो Fg है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। ये दोनों बल जो आपको दिए गए हैं, ये दोनों बल की बात हो रहा है। देखिए आपको बताया जा रहा है कि पहला नंबर समानता में कि दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। हम लोग अभी देखें कि दूरी होता है क्यू जो होता है Q1 Q2, उसके बीच भी क्या होता है, दूरी होता है। ये दोनों बिंदु आवेश अगर हो गए तो इनके बीच की ये जो दूरी होता है ना, दूरी r, इनके बीच की दूरी देखिए r, मान लीजिए कि r है, और ये पिंड अगर लेंगे हम दो तो इन पिंडों के बीच भी, पिंडों के केंद्र होंगे, इनके बीच की भी ये दूरी होगा, इसको हम r ले सकते हैं। इस पिंड का अगर आपका द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का m2 है, तो इस तरीके से आप दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों बल लगता है इसमें आपका लगता है ये वाला बल और इसमें आपका लगता है ये वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है कि दोनों बल जो होते हैं दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी कि हम लोग दोनों के फार्मूले में ये देखते हैं कि जो Fi होता है ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, उसी प्रकार से आपका जो Fg है ये भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। तो ये दोनों बल जो है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल क्या कर रहे हैं, ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ये इनमें समानता है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो 2 नंबर पॉइंट में आपको दिया जा रहा है कि दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल है। दोनों बल क्या है, केंद्रीय है और संरक्षी बल है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, आगे देखेंगे असमानता है स्थिर वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में
असमानता क्या होता है। तो आइए देखते हैं असमानता में क्या होता है। देखिए स्थिर वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है स्थिर वैद्युत बल, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या होता है? केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये इसमें असमानता है। स्थिर वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव केवल आकर्षण प्रकृति का ही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट में वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर क्या करता है? वैद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल क्या करता है? दोनों आवेशों के बीच में क्या माध्यम है, माध्यम पर निर्भर करता है, घटता बढ़ता है। देखिए वैद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच कोई भी माध्यम है उससे मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में आप लोगों का क्या था? असमानता था। हम लोग स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना देखें, इसमें समानता देखें और असमानता देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग का टॉपिक है सतत आवेश वितरण। हम लोगों को अब पढ़ना है सतत आवेश वितरण। जब किसी चालक पर आवेश दिया जाता है और वह पूरा आवेश उस चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से चारों तरफ बट जाए, तो हम उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी चालक या जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाती है तो हम उसको सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो हम लोग सतत आवेश वितरण में लिखेंगे कि सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पिंड पर दिया गया कुल आवेश उस वस्तु या पिंड पर एक समान रूप से फैल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए सतत आवेश वितरण में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश क्या होता है? किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, कुल आवेश वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश का क्या है? ये सतत आवेश वितरण है। जब हम किसी वस्तु को या किसी पिंड को आवेश देते हैं और वह आवेश उस पिंड या वस्तु में एक समान रूप से फैल जाए, क्या हो जाए? क्या लिखे हम लोग कि जब किसी वस्तु यानी कि किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे सतत आवेश वितरण कहते
हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, अगर इस पर आवेश दिया जा रहा है, इस पर प्लस क्यू आवेश अगर दिया जाए, तो जो आवेश दिया जा रहा है वो इस वस्तु पर एक समान रूप से चारों तरफ फैल जाए, तब हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। इस वस्तु पर क्या हो जाए? चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। या ऐसा भी कोई चीज आप ले सकते हैं, अगर इस तरीके का भी कोई चीज है, अगर इसमें क्यू आवेश दिया जाए और यह आवेश एक समान रूप से इस पूरे पृष्ठ में क्या हो जाए? चारों तरफ फैल जाए, तो हम इसी को तो कहते हैं सतत आवेश वितरण। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण या आवेश का सतत वितरण कहते हैं। बात सुनना राजी, इसी को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सतत आवेश वितरण। इसको हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी वस्तु या किसी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है और वह आवेश उस वस्तु या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण के अब हम लोग प्रकार देखेंगे कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। देखिए, सतत आवेश वितरण के प्रकार, अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है? सतत आवेश वितरण का प्रकार। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होता है। देखिए, सतत आवेश वितरण क्या लिखेंगे हम लोग कि सतत आवेश वितरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? तो देखिए, हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे, क्या होता है? 1 नंबर में लिखेंगे क्या होता है सतत आवेश वितरण में? सबसे पहले होता है रेखीय आवेश वितरण। सबसे पहले क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। 2 नंबर में क्या होता है हम लोगों का? पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश 2 नंबर में हम लोग लिखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। 3 नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं? आइए देखते हैं। 3 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं क्या? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, ये हम लोगों का सतत आवेश वितरण है। हम इस तीनों सतत आवेश वितरण को पढ़ेंगे बारी बारी से। सतत आवेश वितरण के प्रकार में हम लोग 3 प्रकार से देख रहे हैं कि सतत आवेश वितरण होता है। एक रेखीय आवेश वितरण पढ़ेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ेंगे और फिर आयतन आवेश वितरण होता है। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। सतत आवेश वितरण में सबसे पहला पार्ट आपका क्या है? सतत आवेश वितरण का नंबर 1 जो पॉइंट था वो था आपका रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण था सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक। क्या था? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं हम लोग देख रहे हैं कि रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। तो आइए देखते हैं। रेखीय आवेश वितरण हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अनंत विस्तार के चालक तार में या चालक तार के
बात समझ में आ रहा। रेखीय आवेश वितरण में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अनंत विस्तार के चालक तार में जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो हम उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग कि अनंत विस्तार के किसी चालक तार में, लिखते हैं हम लोग अनंत विस्तार के किसी चालक तार में, अनंत विस्तार के किसी चालक तार में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेखीय आवेश वितरण में अनंत विस्तार के किसी चालक तार में जब आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है, जब आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है, क्या अनंत विस्तार के किसी चालक तार में जब आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। देखिए हम लोग रेखीय आवेश वितरण, आवेश के सतत वितरण का पहला टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक में क्या है, रेखीय आवेश वितरण। अनंत विस्तार के किसी चालक तार में जब आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अब रेखीय आवेश वितरण का हम लोग उस तार का रेखीय आवेश घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण के बाद क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व भी तार का हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है ये। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व में, लिखिए किसी चालक तार, हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक तार, क्या लिखेंगे, किसी चालक तार के प्रति एकांक, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में वितरित, लंबाई में वितरित, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा, वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक तार की लंबाई, उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
यही होता है। इसे रेखीय आवेश घनत्व को हम दर्शाते किस चीज से हैं, तो आइए लिख लेते हैं। इसे लेम्डा से, इसे किस चीज से दर्शाते हैं जी, रेखीय आवेश घनत्व को इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे जी, आगे हम लोग लिखते हैं अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर, अर्थात हम लोग लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व किस चीज से दर्शाया जाता है, लेम्डा से। लेम्डा बराबर क्या होता है, हम लोग लिखे क्या है, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर क्या होता है, क्या होता है, वितरित कुल आवेश, तार में वितरित कुल आवेश, वितरित कुल आवेश Q, वितरित कुल आवेश Q अब बटे में क्या हो जाएगा, वितरित कुल आवेश Q, वितरित कुल आवेश Q और बटे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, तार की लंबाई, तार की लंबाई L, तार की लंबाई क्या हो जाएगा L, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर आपका क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर वितरित आवेश Q अपान में L, यानी कि तार की लंबाई क्या हो जाएगा, ये रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं हम यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक देख लीजिए यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा आपका, आवेश का मात्रक, आवेश Q दिया है यहाँ पे, Q का मात्रक और बटे में लंबाई L का मात्रक, तार की लंबाई है ना जी, लंबाई L का मात्रक। अब देखिए, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा क्या, आप समझ सकते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, और इसका लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर, क्या होता है जी, लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर, यानी कि इसका मात्रक आपसे कहा जाए तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, इसको प्रतीक रूप में आप लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर। बात समझ में आ रहा, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर, बात समझ में आ रहा। तो ये हमारा क्या था, सतत आवेश वितरण का पहला पार्ट है, उसके प्रकार में रेखीय आवेश वितरण,
रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो अनंत विस्तार के किसी चालक तार में जब आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। इसमें क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर तार में वितरित कुल आवेश Q बटा में तार की लंबाई L होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रतीक रूप में इसको लिख लीजिए, तो लेमडा बराबर Q/L हो जाएगा। अब रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो Q का मात्रक बटा में L लंबाई का मात्रक, Q आवेश का मात्रक कूलाम, अब बटा में लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर। इसको प्रतीक रूप में लिख सकते हैं हम कूलाम प्रति मीटर। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व, उसके मात्रक। हम लोगों का दूसरा टॉपिक क्या है? तो इस पे हम लोग लिखेंगे, अब दूसरा नंबर पे हम लोगों का था क्या? पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा नंबर हम लोग का टॉपिक क्या था? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण था हम लोग का दूसरा टॉपिक। क्या था? पृष्ठीय आवेश वितरण था। लिखिए, हम लोग लिखेंगे अपना दूसरा टॉपिक पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। तो जब आवेश किसी पृष्ठ पर दिया जाता है और वह एक समान रूप से पूरे पृष्ठ में फैल जाता है तो हम इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश पूरे पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पृष्ठ में एक समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी पृष्ठ को दिया गया कुल आवेश उस पृष्ठ पर एक समान रूप से किसी पृष्ठ को दिया गया कुल आवेश उस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश वितरण क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब पृष्ठ को क्या दिया जाए? किसी पृष्ठ को दिया गया कुल आवेश उस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण में पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं?
तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल होगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा, क्या हम लोग पढ़े हैं कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लोग को निकालना है इसमें भी पृष्ठीय आवेश घनत्व, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात क्या करेंगे हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व को देखेंगे। अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा। क्या है जी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश Q, वितरित आवेश Q और बटे में क्या हो जाएगा, वितरित आवेश Q और बटे में पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम लोग को क्या लिखना है बटा में, पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो जाएगा। यानी कि प्रतीक रूप में देखा जाएगा तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A। यही हम लोगों का पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला है। ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला सिग्मा बराबर Q अपान A हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q का मात्रक, आवेश Q का मात्रक और बटे में क्षेत्रफल A का मात्रक, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक, आवेश Q का मात्रक हम लोगों का होता है कूलाम और प्रति क्या हो जाएगा, A का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग का होता है मीटर का स्क्वायर। मीटर का क्या होता है, स्क्वायर। इसका अगर प्रतीक रूप हम लोग देखें तो क्या होगा, अगर छोटे फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है इसका मात्रक। तो आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आवेश का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा और बटा में क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का हम लोग का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसको प्रतीक रूप में लिखेंगे तो कूलाम प्रति मीटर के स्क्वायर। हम लोग का रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक केवल आया था क्या, कूलाम प्रति मीटर। अब इसमें हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाले तो इसका मात्रक जो आ रहा है वो हम लोग का आ रहा है कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। अब हम लोग आयतन आवेश वितरण पढ़ने वाले हैं, तीसरा पार्ट। तो आइए देखते हैं आयतन आवेश वितरण क्या होता है। आयतन आवेश वितरण आपका क्या होता है, 3 नंबर में देखिए आयतन आवेश वितरण। हम लोग का जो तीसरा टॉपिक था सतत आवेश वितरण में वो था आयतन आवेश वितरण। क्या था, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो किसी वस्तु के आयतन पर दिया गया कुल आवेश, अगर किसी वस्तु के आयतन पर दिया गया कुल आवेश उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है तो हम उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि किसी वस्तु के आयतन पर दिया गया कुल आवेश यदि उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे या उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण में अब हम लोग लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व। जैसे हम लोग रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व पढ़े,
पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े, वैसे ही हम लोग आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश घनत्व पढ़ेंगे। आयतन आवेश घनत्व हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयतन आवेश घनत्व पढ़ेंगे इसमें। तो आयतन आवेश घनत्व में क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आयतन पर वितरित, आयतन पर वितरित आवेश, वितरित आवेश की मात्रा तथा किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा तथा वस्तु के आयतन, वस्तु के आयतन के अनुपात को, के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए क्या हो गया कि हम लोग लिखे कि किसी वस्तु के आयतन पर दिया गया कुल आवेश यदि उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा तथा क्या हो जाएगा? वस्तु के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात आयतन आवेश घनत्व का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। उससे पहले हम लोगों का क्या है? उससे पहले हम लोगों का है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाता है? रो से हम प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व को किसी से प्रदर्शित किया जाता है? रो से। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे, अर्थात करके कि हमारा आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है। फार्मूला निकाल लेते हैं। अर्थात हम लोग क्या करेंगे? अर्थात आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अर्थात आयतन आवेश घनत्व इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश, यानी कि प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश Q अपान में क्या हो जाएगा? वितरित आवेश Q अपान वस्तु का आयतन, Q अपान वस्तु का आयतन, वस्तु का
आयतन भी हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रतीक रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपन भी। ये हम लोगों का फार्मूला हो जा रहा है किस चीज का, आयतन आवेश घनत्व का। अब आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व का हम लोग मात्रक देख लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक बराबर आवेश Q का मात्रक, आवेश Q का मात्रक, आवेश Q का मात्रक बटा में आयतन V का मात्रक, आयतन V का मात्रक। क्या लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक हम लोग का होता है कूलाम, कूलाम प्रति या बटा मीटर का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। आयतन का मात्रक हम लोग का होता है मीटर का क्यूब, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर का क्यूब। अगर हम इसको प्रतीक रूप में लिखें तो C बटा में M का यानी मीटर का क्यूब हो जाएगा। देखिए आवेश का मात्रक यहाँ पे था कूलाम, प्रति यहाँ पे क्या हो गया मीटर के क्यूब, तो प्रतीक रूप हम लोग का क्या आया कूलाम प्रति मीटर का क्यूब। यही हम लोगों का है आयतन आवेश घनत्व का मात्रक। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश घनत्व, उसके बाद आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला और उसका मात्रक। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हर क्लास की भांति ये क्लास भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आया, और आप लोगों को अगर अच्छा से समझ में आया है तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारा मदद करिए। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, अंत होता है। अब हम लोग इसके आगे अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।